नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन के आपके जो ग्रुप वर्ग 16 है, वर्ग 16 का जो तत्व ऑक्सीजन है उससे बने जो भी यौगिक हैं इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है उनका अध्ययन किया था। वहां पर हम लोगों ने डाई हाइड्रोजन और ओजोन का अध्ययन किया था, उनके गुणों का अध्ययन किया था, उनको बनाने की विधि देखी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके जो अगला जो आपका तत्व है सल्फर। तो सल्फर से हम लोग देखेंगे कि पहले देखेंगे सल्फर के अपरूप कौन कौन से है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि भी इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का जैसा कि आपको टॉपिक पता ही है सल्फर के अपर रूप। पहला क्या है, सल्फर के अपर रूप पढ़ना है। तो सल्फर जो होता है हमारा ये दो प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला आपका हो गया मुक्त अवस्था, दूसरा हो गया आपका संयुक्त अवस्था। ठीक है, तो जब मुक्त अवस्था में भी पाया जाएगा सल्फर, जैसे आपका S8 S4 इस टाइप के में, ठीक है, सल्फर पाया जाता है। अब संयुक्त अवस्था का क्या मतलब हो गया, संयुक्त अवस्था देखिए दो प्रकार से पाया जाता है। एक पाया जाता है सल्फेटों के रूप में, दूसरा पाया जाता है सल्फाइडों के रूप में। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि संयुक्त अवस्था में आपका सल्फर दो पार्ट में पाया जाता है, एक सल्फेट के रूप में, दूसरा सल्फाइड के रूप में। सल्फेट के रूप में जैसे आपका हो गया जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक, इसी प्रकार से आपने जिप्सम पढ़ा था अगर याद आ रहा हो, कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम का पढ़ा था, CaSO4 .2H2O। ठीक है, तो वो आपका हो गया था जिप्सम। तो वह क्या है, सल्फेटों के रूप में। इसके अलावा सल्फेटों का एक और एग्जांपल एप्सम ले लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O क्या हो जाता है आपका, वो एप्सम कहलाता है। एप्सम क्या है, सल्फेट के रूप में जो है आपका सल्फर प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा आपका सल्फर है सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में आपका जिंक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड आपको दिया गया है एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि संयुक्त अवस्था में हमारा सल्फर जो है मुख्यतः दो प्रकार के दो रूपों में पाया जाता है। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बताया कि इसके अलावा यह मुक्त रूप में भी पाया जाता है। बात समझ में भैया। अब देखिए आते हैं हम लोग सल्फर के अपर रूप के बारे में। तो दोस्तों आप जो सल्फर होता है इसके बहुत ढेर सारे अपर रूप होते हैं। ठीक है, मतलब काफी अपर रूप जैसे आपका होता है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, एक्स सल्फर, ई सल्फर। ठीक है, तो बहुत सारे सल्फर होते हैं। तो हमें सबका अध्ययन नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, कभी अगर फुर्सत मिलेगी तो हम लोग सारे सल्फर का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जानकारी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनका अध्ययन करना है फिलहाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, जो जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप मैक्सिमम मार्क, यानी कि मेरा टारगेट जो है 90% का है। ठीक है, इतना % नंबर मेरे सब्जेक्ट में आप जरूर ले आए। ठीक, और अन्य सब्जेक्ट अगर आप लोग मेहनत करके उसी मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो अन्य सब्जेक्ट में भी नंबर पाएंगे 90%, तो आपका टोटल स्कोर भी हो जाएगा 90%। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सल्फर के अपर रूप। हमें अपर रूप पढ़ना है किसका, सल्फर का पढ़ना है। सल्फर किस वर्ग का तत्व है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करिए बताइए सल्फर किस वर्ग का तत्व है। चलिए इसमें देखिए दो मेन प्रकार के हैं। ठीक है, पहला आपका विषम लंबाक्ष सल्फर जिसे आप लोग बोलते हैं रॉम्बटिक सल्फर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रॉम्बटिक सल्फर। इसे और क्या बोला जाता है, अल्फा सल्फर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फा सल्फर भी बोला जाता है। ठीक, इंग्लिश में रॉम्बटिक सल्फर, हिंदी में विषम लंबाक्ष सल्फर। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा टर्म जो है हिंदी वाला थोड़ा कठिन है उच्चारण में, लेकिन फिर भी आप जो है याद कर सकते हैं विषम लंबाक्ष सल्फर, या इसको आप बोल सकते हैं अल्फा सल्फर। दूसरा आपका एकांताक्ष सल्फर, या इसको आप लोग बोलते हैं बीटा सल्फर। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या बोल सकते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर बोल सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। तो आपका जो विषम लंबाक्ष सल्फर होता है, आइए हम लोग पहले इसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर एकांताक्ष सल्फर का अध्ययन करते हैं। तो दोनों का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करने से क्या है, देखिए एक तो आपको दोनों सल्फर का डिफरेंस पता चल जाएगा, दोनों सल्फर के सारे गुण पता चल जाएंगे। तो आपके एग्जाम में चाहे कंपैरेटिव पूछ ले, चाहे अंतर पूछ ले, वो भी आप लिख सकते हैं, और दोनों सल्फर का डिस्क्रिप्शन पूछ ले तो भी आप लिख सकते हैं। बात समझ
में आई? चलिए, तो जो हमारा विषम लंबाक्ष या जो आपका रामबटिक सल्फर होता है वह किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 385 डिग्री केल्विन होता है। कितना? 385.5 डिग्री केल्विन होता है। विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 2.06 होता है। कितना होता है? 2.06 इसका घनत्व होता है। किसका? रामबटिक सल्फर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? रामबटिक सल्फर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यह क्या होता है, यह देखिए कैसे बनता है। कौन? विषम लंबाक्ष या रोम्बटिक सल्फर का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है CH2 में, ठीक, CH2 में सल्फर के विलयन को वाष्पित करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है रोम्बटिक सल्फर? CH2 में सल्फर का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं? वेपोराइज करते हैं। वेपोराइज करने से क्या बनता है आपका? रोम्बटिक सल्फर या विषम लंबाक्ष सल्फर बनता है। अच्छा, एक बात और, अगर जो हमारा रोम्बटिक सल्फर है उस रोम्बटिक सल्फर को हम लोग 95 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमारा रोम्बटिक सल्फर जो होता है यानी कि अल्फा सल्फर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा सल्फर यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि एकनताक्ष सल्फर में। मतलब जो हमारा अल्फा सल्फर है इसको हम लोग 95 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है एकनताक्ष सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर में या बीटा सल्फर में। बात समझ में भैया? और जो हमारा रोम्बटिक सल्फर होता है यह जो है जल में अविलेय होता है। क्या होता है? जल में अविलेय यानी कि जल में घुलनशील नहीं होता है, जबकि ईथर एल्कोहल, ठीक है, CH2 में जो है CH2 में तो पूर्णतः विलय होता है, इसके अलावा आपका ईथर में, एल्कोहल में और इसके अलावा बेंजीन वाले कंपाउंड में, बेंजीन कंपाउंड में क्या होता है? डिजॉल्व होता है, विलय होता है, घुलनशील होता है। बात समझ में आई? कौन? हमारा अल्फा सल्फर। यानी कि अल्फा सल्फर किसमें अविलेय है? जल में अविलेय है, लेकिन किसमें विलय है? आपका बेंजीन हो गया, आपका एल्कोहल हो गया और आपका किसमें? ईथर में। ठीक, ईथर, बेंजीन और एल्कोहल में यह विलय होता है। CH2 में कंप्लीटली डिजॉल्व या कंप्लीटली विलय होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो है आपको ये मिल गया कौन सा? विषम लंबाक्ष सल्फर। आपको पता चल गया इसके बारे में। हमने बताया है कि सल्फर के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य जो होते हैं हमें जो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो यही दो हैं। ठीक है, कौन कौन से हमने बताया? अभी आपको बताया था ई सल्फर, एक्स सल्फर, ठीक है, इसके अलावा आपका गामा सल्फर, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दिया गया अल्फा और बीटा सल्फर दिया गया, यानी कि रोम्बटिक और मोनोक्लिनिक सल्फर दिया गया। तो रोम्बटिक यहाँ पर आपने पढ़ लिया। अब हम लोग मूव करते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की तरफ। तो जो भैया मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, पहली चीज ये रंगहीन होता है। कैसे होता है? रंगहीन होता है। दूसरी चीज, इसका जो गलनांक होता है वो 393 डिग्री केल्विन होता है। कितना? 393 डिग्री केल्विन। इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है 1.98 होता है। कितना होता है? 1.98। यहां पर कितना होता था? 2.06 होता था, यहां पर 1.98। ठीक है दोस्तों, तो गलनांक आप देख रहे हैं यहां पर जो मोनोक्लिनिक में है 393 और रोम्बटिक में कितना है आपका? 385 डिग्री केल्विन। इसके अलावा जो आप कलर देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा येलोइश कलर है रोम्बटिक, मोनोक्लिनिक कैसा है? रंगहीन है। ठीक, इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि जब हम लोग 95 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करते हैं तो किस में बदल जाता है? बीटा सल्फर में, यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर में। कौन? रोम्बटिक सल्फर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर क्या है कि 369 डिग्री केल्विन तक क्या है? एक अस्थाई होता है, लेकिन इससे कम ताप, अगर इससे कम टेम्परेचर रखेंगे 369 केल्विन से, तो यह किस में बदल जाएगा? अल्फा सल्फर में। बात समझ में? अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है हमने बताया कि आपका जो रोम्बटिक सल्फर होगा वह जल में अविलेय, एल्कोहल, ईथर और जो है आपका बेंजीन के साथ साथ CH2 में पूर्ण विलेय होगा। यहां पर जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर होता है वह सिर्फ CH2 में पूर्ण विलेय होता है। बात समझ में आई? जो रोम्बटिक सल्फर होता है उसको
रामबटिक सल्फर को एक डिश में लेते हैं और डिश में लेकर के क्या करते हैं, गलाते हैं। रामबटिक सल्फर को एक डिश में, डिश का मतलब बर्तन में लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं, इसको गलाते हैं। और गलाने के बाद यह क्या करता है, परत बन जाता है, एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को ठंडा होने तक इंतजार करते हैं। इसके बाद उसमें छिद्र कर देते हैं। छिद्र होने के बाद जो उसमें से द्रव पदार्थ होता है वह निकल जाता है और जो बचता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक या जो है एकांताक्ष या बीटा सल्फर कहते हैं। बात समझ में आई। तो जो मिलता है छिद्र बनाने के बाद, ठंडा करने के बाद, परत जमने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसी को आप लोग बोलते हैं एकांताक्ष या बीटा सल्फर, या जो है आप इसी को बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। बात समझ में आई भैया। तो ये चीज आपने देख ली। अच्छा, जो S8 वाला अणु होता है, S8 सल्फर, S8 एक मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो जो S8 सल्फर का अणु होता है वह रामबटिक में भी आता है, मोनोक्लिनिक में भी आता है। ठीक है, तो उसकी संरचना कुछ W जैसी होती है। कैसी होती है, W जैसी संरचना होती है। W संरचना का मतलब ये हो गया आपको, जैसे कुछ इस टाइप की संरचना होती है। ये W ही तो है, W ही तो है। तो देखिए S8 में एक सल्फर का अणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो है सल्फर के अणु जो है ये आप S8 के जो अणु होते हैं, S8 सल्फर का जो S8 वाला होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यह जो है इस टाइप का W टाइप की संरचना बनाता है S8। और इसमें क्या होता है, आपका जो सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है, सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 204 पिकोमीटर होता है। कितना, 204 pm होता है। साथ ही साथ इस सल्फर और इस सल्फर के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, वो चाहे यहां पर भी हो चाहे यहां पर भी हो, ठीक है, वह बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107 डिग्री होगा। कितना होगा, 107 डिग्री होगा। इसी तरीके से आपका जो होता है S6 पाया जाता है। S6 यह भी मुक्त अवस्था में सल्फर पाया जाता है। तो S6 जो होता है वो चेयर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। कैसा बनाता है, कुर्सी के आकार की संरचना बनाता है। ठीक है, कुर्सी के आकार का मतलब, कुर्सी कैसी होती है भाई, कुर्सी ऐसी ही तो होती है, ऐसी ही तो होती है। ये कुछ इस टाइप से तो कुर्सी होती है। सेम आपका स्ट्रक्चर बनता है इसमें, किसमें, S6 में। 1 2 3 4 5 6 सल्फर के अणु जो आपके पाए जाते हैं। और इसमें सल्फर के जो बीच का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है वो 102 डिग्री का होता है। और यहाँ पर जो आपका सल्फर के सारे जो बंध होते हैं, उन बंध की लंबाई कितनी होती है, 205 पिकोमीटर या 205 pm के बराबर होती है। तो जो 200 आप एक बार फिर से S6 वाला देख लीजिएगा। एक बार आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक मैं हट गया हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आपको बताता हूं कैसे S6 का बनेगा। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। देखिए S6 वाले में थोड़ा सा क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं बना करके। जैसे ये आपका सल्फर हो गया, ये आपका सल्फर हो गया, ठीक, इसके अलावा ये सल्फर हो गया। अब क्या होता है, ये यहां से, ये यहां से, ठीक है। अब ये देखिए बेस बन गया। इसके अलावा यहां से एक सल्फर, यहां से एक सल्फर, कितने सल्फर हो गए, 1 2 3 4 सल्फर हो गए। अब इसके अलावा जो है एक सल्फर यहां से, और ये जो है आपका 5 हो गया। और छठा सल्फर जो आपका यहाँ पे बन जाएगा, ये जाके यहाँ पे। अब आपको लग रहा होगा कि ये जैसे चेयर जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, चेयर जैसा, कुर्सी जैसा लग रहा है। भाई कुर्सी ऐसी ही तो होती है, मतलब एक साइड में आप यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे टेक लेते हैं, और ये इसका पाँव, तो कुछ इस टाइप का संरचना होता है ना कुर्सी का, ऐसा ही तो होता है भैया। यहाँ पर आप पीठ का पिछला हिस्सा जो है टेक लेते हैं, यहाँ पे आप बैठते हैं, और ये नीचे उसका पाँव, तो यही तो बन रहा है। ये आप टेक लेने वाला हिस्सा या बैठने वाला, ये इसका पाँव। ठीक, तो कुर्सी के आकार की संरचना बनती है किसमें, S6 या सल्फर के S6 के अणु में। यहाँ पर क्या बताएगा, बॉन्ड एंगल 102 डिग्री का होगा, और सल्फर के बीच का जो बंध होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 205 pm। बात समझ में भैया। तो यह है आपका सल्फर के अपर रूप। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला सल्फर युक्त कंपाउंड है सल्फर डाई ऑक्साइड, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, SO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SO2 बोलते हैं। तो सल्फर डाई ऑक्साइड जो है आपके वायुमंडल में उपस्थित वायु से जब सल्फर क्रिया कर लेता है, सॉरी, वायुमंडल में उपस्थित वायु से सल्फर क्रिया करता है, तो क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। ठीक, यानी कि सल्फर जब आपके वायु से क्रिया करेगा, वायुमंडलीय वायु से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएगा। साथ ही साथ कभी कभी जो है 6 से 7% संभावना यह होती है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बन जाता है। यानी कि जो है आपका देखिए यहाँ पर सल्फर है, वायु से क्रिया कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ये क्या है, 92 to 94% है, 94% है। कभी कभी SO3 भी बन जाता है, या 6 to 7% इसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपका वायुमंडलीय वायु से क्रिया करके सल्फर जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कभी कभी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन जाता है। पहला तरीका आपके सल्फर के विरचन का यह हो गया। दूसरा आपका क्या तरीका है, दूसरा आपका तरीका है किसी सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दीजिए। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक, या सांद्र का मतलब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे, यानी कि अम्लीय माध्यम में होगी क्रिया, तो क्या बन जाएगा, आपको SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे यहां पर क्या है, SO3 डबल माइनस लिया गया है, ये क्या है, सल्फाइट है। क्या है, सल्फाइट है। SO3 डबल माइनस क्या है, सल्फाइट है। यहाँ 2H प्लस लेने का मतलब हो गया कि जैसे आप H2SO4 लिखते हैं ना, H2SO4। ठीक, अब इसको अगर आप लोग तोड़े हैं तो ये जब टूटेगा तो बनेगा 2H प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक, तो अब वही H प्लस इसका वाला भाग ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब आपका सल्फाइड क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ ही साथ आपका वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं लेबोरेटरी में। कहां पर, प्रयोगशाला में। यह विधि कहां अपनाई जाती है, प्रयोगशाला में अपनाई जाती है। प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है, तथा साथ ही साथ जो है जल बाहर निकलता है। ठीक है, अगला विधि है औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको आप लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क के भर्जन से, ठीक है, किसके, सल्फाइड अयस्क के भर्जन से सह उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो आपका सल्फाइड अयस्क रहेगा उसका जब भर्जन किया जाएगा, ठीक है, भर्जन कैसे किया जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। तो यह आपका FeS हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया। आयरन सल्फाइड जो यह क्या अयस्क है, आयरन सल्फाइड का भर्जन जब किया जा रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया कराई जा रही है, तो आपको जो है सह उत्पाद, देखिए सह उत्पाद का मतलब होगा मेन प्रोडक्ट कुछ और होगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा ये हम। ठीक है, मतलब मेन प्रोडक्ट कुछ और होगा, यह बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पर Fe2O3 बनता है मेन प्रोडक्ट, यह जो है आपका एसेसरी प्रोडक्ट है, यह जो आपका सह उत्पाद है। बात समझ में आई, मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, Fe2O3 है, और सह उत्पाद के रूप में आपको सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। इंडस्ट्री में जब लार्ज स्केल पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति करनी होती है तो यह मेथड हम लोग यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया विरचन विधि 1 2 3 विरचन विधि आपके हो गए सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की। ठीक है, अगला आपका है सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है, एक तो यह होता है जल में विलेय। ठीक, इसका गंध कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और क्वथनांक कितना होता है, 263 डिग्री केल्विन होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, जब रूम टेम्परेचर देते हैं, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, द्रवीकृत कर सकते हैं, मतलब द्रव में बदल जाता है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस जिसे आप लोग कहते हैं कमरे का तापमान या रूम टेम्परेचर या सामान्य ताप पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है इतने डिग्री सेल्सियस पर, तो यह क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, द्रवित हो जाता है। कौन, सल्फर डाई
ऑक्साइड का आप लोग गुण पढ़े तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। बात समझ में आई। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि सल्फर किस वर्ग का तत्व है, ठीक है, तो भैया वर्ग 16 का तत्व है, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि पहला आपका तत्व था ऑक्सीजन, दूसरा आपका सल्फर। तो पहला आपने ऑक्सीजन पढ़ लिया था, उसके कुछ यौगिक भी पढ़ लिए थे, अब हम लोग सल्फर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सल्फर के कुछ यौगिक पढ़ रहे हैं। अब आपने गंध की बात कर ली, रंग की बात कर ली, जल में विलेय होता है, क्वथनांक की बात कर ली। अब अगला कह रहा है जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। कौन? आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है, यानी कि SO2 जब जल के साथ क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। सल्फ्यूरस अम्ल का मतलब H2SO3। देखिए H2O और SO2 जब आपस में क्रिया करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, SO3 हो जाएगा, और H2 है तो H2SO3, ठीक। तो यह जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब जल जो है जब सल्फ्यूरिक H2O से SO2 से, माफ करिएगा गलती से फ्लो में निकल गया, SO2 से, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से H2O जब क्रिया करता है तो बनाता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। तो H2SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4 को। सल्फ्यूरस अम्ल को क्या बोलते हैं? H2SO3 बोलते हैं। बात समझ में आई। इसके अलावा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करता है तो बनाता है सोडियम सल्फाइड। क्या बनाता है? Na2SO3 बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है। इसके साथ साथ जल बनता है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड और जल निकलता है। अब जो सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, इसकी पुनः जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनाता क्या? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। कब? जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनाता है, साथ ही साथ जल बनाता है। तो इस सोडियम सल्फाइड की जल की उपस्थिति में SO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं फिर से, तो हमें बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना करके देता है। बात समझ में आई भैया? अच्छा, उम्मीद करते हैं ये सारी रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक चीज और, अभी जो आप SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया देख रहे हैं जल और क्षार के साथ, भाई ये जल है आपका और ये जल है, ये आपका क्षार है। तो जल और क्षार के साथ सेम ऐसे ही रिएक्शन चलती है जैसा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिएक्शन करता था। जल और क्षार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जिस प्रकार से रिएक्शन करता है, कुछ वैसी ही रिएक्शन आपकी SO2 जो है इन्हीं जो क्षार और जल के साथ करता है। बात समझ में आई? तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। ऑक्सो हम स्टार्ट करें सल्फर के, उसके पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। कब? चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन से जब सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है। यानी कि जो आपका SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड है क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है, चारकोल की उपस्थिति में कर रहा है। तो चारकोल किस प्रकार से यूज हो रहा है? उत्प्रेरक के तरीके से यूज हो रहा है। तो चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। तो यह आपका क्या हो गया? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। बात समझ में आई? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। कब? यह चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगला बताया गया कि जब हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है वेनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर लिया गया है। तो चाहे जो भी वेनेडियम का कोई भी ऑक्साइड होगा वह आपका एक उत्प्रेरक के तरीके से वर्क करेगा, और इस वेनेडियम के ऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है
किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कौन, हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह वेनेडियम ऑक्साइड की, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बना लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में? तो ऑक्सीकृत हो गया है। देखिए ऑक्सीकृत का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन बढ़ जाए, जुड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत हो गया है। या एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो भी बोलेंगे उसको आपका जो है ऑक्सीकृत हो गया है। अपचयित कब बोलेंगे, जब एक हाइड्रोजन बढ़ जाए अथवा एक ऑक्सीजन घट जाए। बात समझ में आई? ऑक्सीजन बढ़ेगा किसी यौगिक में अगर एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है अथवा एक हाइड्रोजन घट जा रहा है तो बोलेंगे यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। यदि यौगिक में एक हाइड्रोजन बढ़ जाए अथवा एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि अपचयन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये दोनों आपके रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन बची थी। तो चलिए हम लोग अब अगला स्टार्ट करते हैं, सल्फर के ऑक्सो अम्ल। तो सल्फर के बहुत ढेर सारे ऑक्सो अम्ल पाए जाते हैं। तो सल्फर के जो ऑक्सो अम्ल पाए जाते हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार से H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SXO5। ठीक है, SX का मतलब S की वैल्यू आप 2 से लेकर के 5 तक रख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सल्फर जो होता है यह जो इसके 2 से लेकर के 20 तक के अणु हो सकते हैं। ठीक है, सल्फर के 2 से लेकर के 20 तक अणु हो सकते हैं, कुछ ऐसा कंपाउंड पाया जा सकता है। ठीक है, प्रकृति में आपके विद्यमान भी है। तो आपका जो है नेक्स्ट आपका ऑक्सो अम्ल है H2SO4, अगला है आपका H2S2O7, नेक्स्ट है आपका H2SO5, नेक्स्ट है आपका H2S2O8। ठीक है, तो जिसको आप लोग इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो जो कुछ ऑक्सो अम्ल होते हैं वह अस्थायी होते हैं तथा जो ये ऑक्सो अम्ल होते हैं इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, इसीलिए इनका पृथक्करण करना आसान नहीं होता है, इसको आसानी से पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये क्या होते हैं, या तो जलीय विलयन में पाए जाते हैं या तो किसी लवण के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कौन, आपके जो ऑक्सो अम्ल होते हैं। तो कुछ ऑक्सो अम्ल का आपको संरचना दिखाई गई है, जैसे यह जो है H2SO3 जिसे आप लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। देखिए सल्फर में वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 2 8 6 आता है। वाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन का या चाहे पेयरिंग कर ले, चाहे साझा कर ले, चाहे जो भी कर दे दे। ठीक है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया पेयरिंग में, साझा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया 3, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में कर लिया 4 और 2 लोन पेयर आप बचे हैं। तो इस तरीके से जो आपका जो है H2SO3 का स्ट्रक्चर होता है, इसको आप लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। इसके अलावा आपका H2SO4 जिसको आप लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है, देखिए सब संरचना वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वह दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर O3 था, यहाँ पर O4 है, तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा वह इसी के साथ बाइंड अप कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है H2S2O7, इसे आप लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या इसी का नाम दिया जाता है ओलियम। क्या नाम दिया जाता है, ओलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है यह ओलियम। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है ओलियम से क्रिया, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है ओलियम। ठीक है, तब आप इधर उधर मुंह ताकते झांकते हैं, किसी दूसरे बच्चे से पूछते हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि ओलियम किसे कहा जाता है, या आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, ओलियम है। ठीक है, तो इसका है, देखिए यहां पर क्या हुआ, आपका जो है 6, हमने बताया कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन का आपने सब जगह सल्फर ने क्या बॉन्ड बना लिया। अच्छा, यह जो है इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए था, लेकिन ज्यादा क्यों कर रहा है, ज्यादा भैया इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। इस वजह से अपने ऑक्टेट का जो है अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, फैला सकता है। ठीक, तो रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण यह जो है अपने आप को जो है फैला सकता है। इसी वजह से जो है यह 6 से ज्यादा के साथ बॉन्डिंग में, शेयरिंग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए अब एक जो है यहाँ पर दोनों HSO3 ये क्या है, HSO3, ये देखिए HS 1 2 3 H
एक H S 1 2 3 HSO3 दो बार बना दिए और दोनों HSO3 को एक ऑक्सीजन के द्वारा जोड़ दीजिए, मतलब सल्फर, दोनों सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन पाया जाएगा, इसीलिए इसको बोला था पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। और यह जो है आपका H2S2O7 का आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट आपका है H2S2O8, इसे आप लोग बोलते हैं परऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सोसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यहां पर देखिए परऑक्साइड बॉन्ड जो होता है, परऑक्साइड में क्या होता है, परऑक्साइड बॉन्ड में दो ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्डिंग होती है वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, परऑक्साइड बोला जाता है। तो इसलिए इसके नाम में क्या आ गया है, परऑक्साइड, क्या परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए एक दो बार सल्फ्यूरिक अम्ल आ रहा है ना, देखिए HSO 1 2 3, तो 3 बार है तो SO3 हो जाएगा। HSO3 जो है आपका दो परऑक्साइड बॉन्ड के द्वारा है जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं दो यहाँ 4, एक ये 5, एक ये 6, इसी तरीके से इसका भी है, तो इस तरीके से यह बॉन्डिंग शो करता है। तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। और जो है आपका ये कुछ जो है परऑक्सो अम्ल जो होते हैं उनका नाम लिखा गया है। यहाँ पर जो S में X लिखा गया है, इस X की वैल्यू 2 से लेकर के 5 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बच रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके निर्माण की विधि और उपयोग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि और साथ ही साथ इसका जो है उपयोग। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा अगला जो यौगिक है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे आप लोग बोलते हैं अम्लों का राजा भी बोला जाता है। H2SO4 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो आणविक सूत्र होता है वह क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे संपर्क विधि के द्वारा जो है किस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे तो कई विधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वह संपर्क विधि है, तो हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे संपर्क विधि पर चलते हैं। तो संपर्क विधि में जो आपकी रिएक्शन चलेगी वो 3 चरणों में चलेगी। पहले चरण में क्या होगा, आपका जो है पहला चरण होगा सल्फर को वायु की उपस्थिति में जला करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा है, मैंने आपको रिएक्शन बताई है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण जब पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था कि सल्फर को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड मिलता था। तो यहाँ पर पहला चरण क्या है, सल्फर को वायु की उपस्थिति में जला करके जो है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। दूसरा स्टेप होगा इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, SO3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके हम ओलियम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ओलियम प्राप्त करते हैं कब, जो हम लोग SO2 SO3 या सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करा करके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह तीनों चरण किस किस प्रकार से किस किस प्रक्रम से चलती है। तो देखिए पहला क्या होता है, आपका एक पायराइड बर्नर होता है जिसकी मदद से आप जो है यहाँ पर सल्फर या जो भी आपके अयस्क के जो भी आयरन वगैरह के जो भी रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप लोग हीट करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। सल्फर भाई वायु से क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ से हम लोग वायु की एंट्री कराते हैं और इसमें जब सल्फर आपका जो भी अयस्क है सल्फर का वह क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। साथ ही साथ आपका इसमें वायु मिला रहता है, यह फिर नीचे प्रवाहित होकर के जाता है धूल अवक्षेपक में। ठीक है, धूल अवक्षेपक चैम्बर में जब जाएगा तो ऊपर से हम लोग यहाँ पर भाप प्रवाहित करते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिल रहा है, इसमें क्या है अशुद्धियां भी भरी रहती हैं। तो उन्हीं अशुद्धियों को जो हम लोग बैठाने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए धूल अवक्षेपक कक्ष में भेजते हैं। यहाँ से ऊपर से हम लोग जब भाप प्रवाहित करते हैं तेजी के साथ तो भाप जो है जो अशुद्धियों के साथ क्रिया करता है और अशुद्धियों को भारी बना देता है, जिसके कारण से अशुद्ध
अशुद्धियां आपके बॉटम पे क्या है सेटल डाउन हो जाती हैं। बात समझ में आई। इसके बाद जो आपको SO2 मिलता है शुद्ध, वह जो है शीतलक के माध्यम से, कहां से, शीतलक के माध्यम से आगे भेजा जाता है। तो शीतलक में जो इसका टेम्परेचर होगा वो 373 डिग्री केल्विन के आसपास होगा, 373 डिग्री केल्विन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा होता है। इसके बाद हम लोग इसको अपशिष्ट, इसके बाद इसको जो हम नेक्स्ट चैम्बर जिसको कहते हैं धावन स्तंभ, या इसमें वॉशिंग कॉलम होता है, वॉशिंग कॉलम में भेजते हैं। वॉशिंग कॉलम में क्या करते हैं हम, ऊपर से जल प्रवाहित करते हैं। तो जो आपका पड़ा, जो भी आपका जो यहाँ पे SO2 बना था, वह जो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो जब जल के साथ जो भी उसकी अशुद्धियां रहेंगी वह घुल जाएंगी, विलय हो जाएंगी, और विलय होकर के यहाँ अपशिष्ट जल के रूप में बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग शुष्क स्तंभ में भेजते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग H2SO4 प्रवाहित करते हैं, जिसके माध्यम से यह शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती हैं। अब यहाँ से हमें ड्राई SO2 और O2 का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे भेजते हैं। आगे भेजते हैं किसमें, आर्सेनिक शोधक कक्ष में। यहाँ पर आर्सेनिक का जो है एक प्लेट लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर शोधन किया जाता है, शुद्ध होती हैं चीजें। अब इसके बाद इसको जब शुद्ध करने के बाद हम लोग फिर से परीक्षण बॉक्स या टेस्टिंग बॉक्स में भेजते हैं। टेस्टिंग बॉक्स में जो भी आपके कंपाउंड है, जो भी जो आपके तत्व हैं, उनका टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, उनका परसेंटेज पता चल जाता है। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेप में भेजते हैं, नेक्स्ट कक्ष में भेजते हैं। यह क्या होता है, लोहे का बना होता है, सिलेंड्रिकल आकार का होता है, और इसमें जो है वेनेडियम का आपका वेनेडियम लगा होता है, वेनेडियम पाया जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वह वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, और वह सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर हम उसको भेजते हैं अवशोषण स्तंभ में। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से क्वार्ट्ज इसमें लगे होते हैं और ऊपर से H2SO4 प्रवाहित करते हैं, और यहाँ से आपका SO3 जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, SO3 जो है जब अंदर जाएगा क्वार्ट्ज की उपस्थिति में, तो यह हमें जो है ओलियम के रूप में मिल जाता है। ओलियम जो हमें प्राप्त होता है, उस ओलियम का हम जब जल से क्रिया करा लेते हैं, तो जो भी जैसे आपका ओलियम क्या होता है, H2SO7 होता है ओलियम। इसकी जब हम लोग जल के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, तो हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में H2SO4 की प्राप्ति हो जाती है। H2SO4 की प्राप्ति जितनी मात्रा में हमको चाहिए उतना मिल जाता है। बात समझ में आई। तो H2SO4 और जितना चाहिए कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन का हमें जो है H2SO4 प्राप्त हो जाता है इस ओलियम से। जो ओलियम यहाँ नाभ के द्वारा हमको नीचे जो है किसी बीकर में हम लोग एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, कांच के उसमें जो है एकत्रित कर लेंगे। बात समझ में भैया। तो इस तरीके से आप लोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं संपर्क कक्ष के द्वारा। आप लोग जो है इस फिगर को बहुत ध्यान से देखे होंगे, उम्मीद करते हैं समझे भी होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके देखिएगा, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। और यहाँ पर नीचे आप लोग लिख लीजिएगा संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, बात समझ में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल का राजा भी बोला जाता है। ठीक है, इसे हम लोग जो है और कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते थे इसको। प्राचीन समय में इसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते थे, कशिश का तेल। ठीक, चलिए इसके अलावा अब इसका जो है गुण बचता है, तो आइए हम इसका जो है गुण देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण की बात कर लेते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह आपका रंगहीन होता है, गाढ़ा तैलीय द्रव होता है, लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड होगा, बहुत ही डेंस होगा, जैसे तेल जैसे होता है। तेल गाढ़ा होता है ना, आपका सरसों का तेल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही गाढ़ा होता है, तो वैसे यह भी गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है, और जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह जो है
683 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करने लगता है, जमने लगता है, तथा 611 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करने लगता है, उबलने लगता है। बात समझ में। और इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है कितना होता है, 1.84 होता है। जैसे अभी आप लोगों को हमने जो है इसके पहले ही पढ़ाया था रोम्बिक सल्फर, याद आ रहा हो, रोम्बिक सल्फर का जो विशिष्ट घनत्व होता था कितना होता था, 2 होता था। वहीं पे 1.98 होता था किसका, मोनोक्लिनिक सल्फर का। ठीक है, तो जो है यहाँ पर लेकिन जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो कितना होता है, 1.84 होता है। अच्छा, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, यह घुल जाता है आसानी के साथ, जल में घुलनशील होता है। बात समझ में आई। जब हम लोग इसका जो है जल में इसको घोलते हैं तो इसका आयनन 2 भाग में होता है। किसका आयनन, सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जब जल से क्रिया करता है तो बनाता है H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है, साथ ही साथ HSO4 आयन बनाता है। ठीक, जब HSO4 आयन की क्रिया फिर से हम लोग जल के साथ कराते हैं, इसको फिर से जल में घोलते हैं दूसरे स्टेप में, तो फिर ये क्या करता है, H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन फिर से बनाएगा और फिर बनाएगा SO4 डबल माइनस आयन। ठीक है, सल्फेट आयन बनाता है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि रिएक्शन 1 और 2 में पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में K1 का मान पहले स्टेप में बहुत अधिक होता है, या Ka1 का मान, Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, यह कितना होता है, 10 से ज्यादा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब आप लोग इसको जल में घोलते हैं तो मैक्सिमम कंडीशन में HSO4 माइनस ही बनता है। ठीक है, H+ और HSO4 माइनस में ही यह टूटता है। ठीक, अब इसके बाद जो होता है H2SO4 जो है कार्बनिक पदार्थ से जल क्या कराता है, निकालता है। जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट ले लिया हमने, यह क्या है, आपका सुक्रोज है जिसे आप लोग चीनी बोलते हैं। अब इसकी क्रिया जब हम लोग H2SO4 से कराते हैं इसकी उपस्थिति में, तो यह क्या कर देता है, सुक्रोज से जो आपका वाटर को बाहर करा देता है, जल को बाहर करा देता है, तो यहाँ में कार्बन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार से आपका जो है गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एक मध्यम जो है मध्यम प्रबलता का क्या है, ऑक्सीकारक होता है। मध्यम प्रबलता का मतलब मीडियम स्ट्रेंथ का जो है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे चाहे आपका धातु हो चाहे अधातु है, दोनों को क्या कर देता है, यह ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर जो है हमने कॉपर लिया है, इसकी क्रिया H2SO4, भाई कॉपर क्या है, धातु है, H2SO4 से करा रहे हैं। कंसंट्रेट H2 गर्म है, कंसंट्रेट H2SO4 क्या है, गर्म है, इससे कराते हैं तो कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग सल्फर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कार्बन, अब देखिए कार्बन और सल्फर दोनों क्या है, अधातु ही तो है। अभी जब कार्बन की क्रिया जो है H2SO4 गर्म H2SO4 शांत H2SO4 से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और वाटर हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह जो है इसका गुण हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, इसका उपयोग देखिएगा, उपयोग कहाँ पर किया जाता है भैया, औद्योगिक इकाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी देश का औद्योगिक सामर्थ्य समझने के लिए जो है हम देखते हैं कि वह कितना H2SO4 पैदा करता है और कितना कंज्यूम करता है, तो इससे उसके औद्योगिक सामर्थ्य की, उस देश के औद्योगिक सामर्थ्य का हमें पता चल जाता है। बात समझ में आई। अच्छा, इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के जो है यौगिक बनाने में भी किया जाता है। आप प्रयोगशाला में इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। प्रयोग इसके अलावा जो है आपका उर्वरक या रसायनों को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, इसके अलावा आप जो है विरंजक बनाने में, और अगर बात करते हैं तो जो है संचायक बैटरियों में, ठीक है, हम लोग जो घरों में जो बैटरी लगाते हैं, जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर के पानी के, जिसे आप लोग इन्वर्टर का पानी बोलते हैं, वह भी यही होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक हमने बता ही दिया है। नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में भी जो है आपका H2SO4 का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि H2SO4 का प्रयोग बहुत सारे, ढेर सारे जगहों पर किया जाता है। भैया समझ में आई ये बात, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आपका यह जो है 16वें वर्ग के जितने तत्व थे और उनसे जो प्रमुख यौगिक बनते थे वह आपका समाप्त होता है। अब आपका आता है वर्ग 17 के तत्व, जिसको आप लोग हैलोजन तत्व भी बोलते हैं, एक्स ग्रुप के तत्व भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हैलोजन समूह के तत्वों का अध्ययन करेंगे, यानी कि वर्ग 17 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और एक काम और करिएगा भैया, लाइक तो कम से कम कर दिया करिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या शुभम क्लासेस नाम से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।